हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विनीत शुक्ला और आज हम बात करेंगे एक इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव से जो बात फैली हुई है। अक्सर ठंडियों के मौसम में आपने देखा होगा कि एक न्यूज़ अक्सर हमारे सामने आ जाती है। हम जब भी न्यूज़ चैनल्स चलाते हैं या कोई भी एजुकेशन रिलेटेड चैनल्स पे जाते हैं तो एक चीज़ हमें बहुत कॉमन दिखती है सर्दियों के मौसम में, ठंड के मौसम में, कि दिल्ली के आसपास के एरिया में, दिल्ली एनसीआर रीजन में, पर्टिकुलरली दिल्ली एनसीटी रीजन में, कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन का इशू हो गया है। और इसका जो सबसे मेन रीज़न बताया जाता है, सबसे प्रमुख कारण बताया जाता है, वो बताया जाता है पराली जलाना। आखिर होता क्या है ये पराली? क्यों इसके जलाने से इतनी सारी समस्याएं आ जाती हैं? मतलब दूसरे रीजन से, उसके आसपास के रीजन से लेके पूरे के पूरे दिल्ली में एकदम हड़कंप सा मच जाता है कि पराली जलाने की वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो गई। एयर पॉल्यूशन हो गया, डस्ट पॉल्यूशन हो गया, पूरे दिल्ली में, पूरे एनसीआर रीजन में, हर जगह पूरा का पूरा धुंध छा गया, फॉग छा गया, और ये सब हुआ है पराली जलाने की वजह से। आखिर ये है क्या चीज़ पराली? तो इस पर आज हम डिटेल से बात करेंगे और बने रहिए वीडियो में। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये पराली है क्या चीज़। देखिए, पराली हम उसे कहते हैं, एक रेसिड्यू है, क्रॉप रेसिड्यू। क्रॉप रेसिड्यू का मतलब इन जनरल ये ठंडियों के मौसम में होता है और दो प्रकार की खेती की जाती है, रबी और खरीफ। तो जो खरीफ फसल होती है, जिसे हम जून जुलाई में सीड को सो करते हैं, मतलब बोते हैं, और जब उसके हार्वेस्टिंग का टाइम आता है, यानी काटने का टाइम आता है, वो होता है इन जनरल नवंबर दिसंबर। तो नवंबर दिसंबर में जब इस फसल की कटाई की जाती है, बेसिकली पैडी की, राइस की, धान की जब कटाई की जाती है, उसकी लेंथ ले लेते हैं 1 मीटर। तो 1 मीटर जो लंबा पौधा होता है धान का, चावल का या पैडी का, तो उसको जब हम हार्वेस्ट करते हैं, काटते हैं, कटाई की बारी आती है, तो हार्वेस्टर मशीन से काटा जाता है। और हार्वेस्टर मशीन से कटने पे वो 10% कट जाता है और 90% एज इट इज उस खेत में रह जाता है, ऐसा रेसिड्यू, ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट सब्सटेंस वहां पे पड़ा रहता है। तो वो जो बचा हुआ प्रोडक्ट है, वो जो बचा हुआ रेसिड्यू है, उसे कहते हैं पराली। बचा हुआ ये दोनों ही केस में बचता है, धान की खेती में भी और गेहूं की खेती में भी, यानी रबी क्रॉप में भी ये रेसिड्यू बचता है और खरीफ क्रॉप में भी बचता है। तो इसी को, बचे हुए रेसिड्यू को किसान क्या करते हैं कि जला देते हैं, आग लगा देते हैं। तो आग लगाना सबसे इजीएस्ट सॉल्यूशन माना जाता है। क्यों? क्योंकि राइस की जो हार्वेस्टिंग होती है वो नवंबर दिसंबर मंथ में होती है, और इसी के तुरंत बाद ही खेत को फिर से कल्टीवेट करना पड़ता है, उसकी जुताई करके फिर से वहां गेहूं की फसल बोई जाती है, और वो भी लास्ट नवंबर स्टार्टिंग दिसंबर में बोई जाती है। तो यहाँ पे होता क्या है कि उसको जल्दी से हटाने के लिए किसान उसे जला देते हैं। और वही रेसिड्यू जब जलता है तो उससे जो धुआं निकलता है, उससे जो कार्बन पार्टिकल्स निकलते हैं, कार्बन सूट निकलता है, वो उड़ता है और उड़ के जाके दूसरे रीजन्स में पॉल्यूशन फैलाता है। तो इसी को कहते हैं पराली जलाना। तो पराली बेसिकली वो रेसिड्यू है, और उसी को जलाने की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। मगर ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा फेस करनी पड़ती है दिल्ली में, यानी हमारे नेशनल कैपिटल दिल्ली और उसके आसपास के रीजन, एनसीआर रीजन में, यानी एनसीटी दिल्ली में भी, न्यू दिल्ली में भी, और उसके आसपास के रीजन दिल्ली एनसीआर में भी, चाहे वो नोएडा हो या गुड़गांव हो, गुरुग्राम। तो इन सारे रीजन्स में ये प्रॉब्लम हमें फेस करती है, फेस करनी पड़ती है। अब प्रॉब्लम ये है कि हर बात में आपने देखा होगा न्यूज़ में और इन सारी जगह, मतलब जो भी अवेलेबल सोर्स होते हैं, मास कम्युनिकेशन के, मीडिया के सोर्सेस, वहाँ हर जगह यही नाम सबसे ज़्यादा लिया जाता है, पराली और किसान, पराली और किसान। बट ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पराली और किसान की वजह से होता है। जो पॉल्यूशन की जो प्रॉब्लम है, पॉल्यूशन की जो समस्या है, प्रदूषण की समस्या, वो सिर्फ किसान और पराली की वजह से नहीं है। ये तो वन ऑफ द रीजन है। और भी कई सारे रीजन हैं जो कि दिल्ली और एनसीआर में पॉल्यूशन का कारण बने हुए हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो दिल्ली एरिया है, यानी हमारा नेशनल कैपिटल दिल्ली, उसकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो पूरे भारत में, पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा है। यानी 11,000, 11,000 टोटल जो है वो 11,300 है, 320, 11,320, मगर एक राउंड फिगर के लिए हम उसको 11,000 मान लेते हैं। और अगर हम बात करें कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, मैं ये भी आपको बता देता हूँ। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है 1 स्क्वायर किलोमीटर में
जो जनसंख्या रहती है, जो पॉपुलेशन रहती है, जो लोग रहते हैं, उसकी कैलकुलेशन को हम कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर में जो लोग रह रहे हैं, जितने लोग रह रहे हैं, उनकी काउंटिंग की जाती है और काउंटिंग के बाद जो नंबर निकल के आता है उसे हम कह देते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। यानी दिल्ली में 1 स्क्वायर किलोमीटर में, 1 किलोमीटर के क्षेत्र में टोटल 11,000 लोग रहते हैं। आप इमेजिन करिए, आपके घर में एक 10 बाई 10 के कमरे में 10 से 15 लोगों को ठूस दिया जाए, कुछ उस प्रकार का हाल है दिल्ली का। तो जो पराली जलाई गई, जो पॉल्यूशन के सोर्स दूसरे जगह से आए, तो वो दिल्ली के आसपास जब आते हैं तो दिल्ली का पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी ज़्यादा है, 11,000 लोग रहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में, तो वो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है यहाँ के लोगों के लिए। अब ये प्रॉब्लम सिर्फ पराली की वजह से नहीं होती है, दिल्ली की जो पॉपुलेशन है वो भी अपने आप में इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब आप ये समझिए कि एक 1 स्क्वायर किलोमीटर में अगर 11,000 लोग रह रहे हैं, तो आप इमेजिन करिए कि पूरी दिल्ली में कितने सारे लोग रहते होंगे। और इन्हीं लोगों को अगर हम देखा जाए, जो सुख सुविधाएं ये यूज़ करते हैं, चाहे वो कार हो या बाइक हो या ऑटो रिक्शा हो, कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ साथ जो बड़ी गाड़ियां हैं वो भी, तो ये सारी गाड़ियां, व्हीकल्स भी पॉल्यूशन का वन ऑफ द सोर्स हैं। यानी सिर्फ पराली जलाने की वजह से प्रॉब्लम नहीं होती है। अब दिल्ली में इतनी सारी पॉपुलेशन रहती है, दिल्ली हमारा नेशनल कैपिटल है, यानी लोग वहाँ जॉब ढूंढने के लिए भी जाते हैं, लोग वहाँ पढ़ने के लिए भी जाते हैं, लोग वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव काम से भी जाते हैं, क्योंकि वो नेशनल कैपिटल है, हमारे देश की राजधानी है न्यू दिल्ली। तो वहाँ लोग एडमिनिस्ट्रेटिव काम से भी जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर गवर्नमेंट ऑफिस, हमारा नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, पीएम ऑफिस, सब कुछ वहीं पे है। उसके अलावा बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, कॉरपोरेट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन सबके हेडक्वार्टर्स भी ज़्यादातर, या तो कॉरपोरेट ऑफिस या तो हेडक्वार्टर, वो भी दिल्ली में है। तो इससे इन सारे रीजंस की वजह से लोगों का जो जाना है, आना है, वो बहुत ज़्यादा रहता है दिल्ली में। तो इतने सारे लोग रहते हैं, यानी इतने सारे लोग व्हीकल्स यूज़ करते हैं, तो चाहे वो टू व्हीलर्स हों, फोर व्हीलर्स हों, और जो लोग जाते भी हैं और अपना काम करके वापस आते हैं, यानी एक रात के लिए गए, 2 दिन के लिए गए, 3 दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए गए, तो वो लोग भी अपना व्हीकल कैरी करके ले जाते हैं। प्लस उसके साथ साथ जो लोग घूमने के हिसाब से जाते हैं, दिल्ली हमारा नेशनल कैपिटल है, हमारी राजधानी है, तो वहाँ टूरिज्म भी अच्छा खासा है। मतलब पूरे भारत के कोने कोने से लोग आते हैं घूमने, इवन फॉरेन से लोग आते हैं तो घूमते हैं। उसके वजह से भी पॉल्यूशन क्रिएट होता है, उसकी वजह से भी बहुत सारा पॉल्यूशन क्रिएट होता है। तो बात सिर्फ ये नहीं है कि पराली से ये पॉल्यूशन फैल रहा है, ये व्हीकल्स के वजह से भी हो रहा है। और दिल्ली में रहने वाले इतने सारे लोग जो एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, तो एसी से भी सीएफसीज, एयर कंडीशनर से जो सीएफसीज निकलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, उसी तरह रेफ्रिजरेंट्स, जो हमारा रेफ्रिजरेटर होता है, उससे भी सीएफसीज निकलते हैं, और का ग्रीन हाउस का उत्सर्जन बढ़ जाता है, यानी ग्रीन हाउस एमिशन भी बढ़ जाते हैं। तो ये सारे के सारे मिक्स्ड रीजन है जिसकी वजह से ये होता है। अब पराली पे सबसे ज्यादा जोर इसलिए दिया जाता है कि वो पर्टिकुलर ठंड में होता है, और ठंड में क्या होता है कि जो एयर की डेंसिटी है वो बढ़ जाती है, हवा का जो घनत्व है वो बढ़ जाता है, यानी हवा थोड़ी मोटी हो जाती है और प्रेशर ज्यादा हो जाता है। तो इस वजह से जो ये धुआं उड़ के जाता है वो वहां प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब पराली जलाना, मतलब पराली हो गया हमारा नेचुरल सब्सटेंस, हमें खेतों से मिलता है, हमारे खेत में जो रेसिड्यू बचा उससे मिलता है, चाहे वो गेहूं का रेसिड्यू हो या चावल का रेसिड्यू। अब जो चावल का रेसिड्यू है उसे हमने जलाया, बेसिकली वो एक नेचुरल था। अब उसमें ना तो कोई केमिकल है, ना ही किसी प्रकार का कोई प्लास्टिक का सब्सटेंस है, फिर भी ये इतना पॉल्यूशन क्रिएट कैसे कर देता है, ये भी अपने आप में एक जानने का विषय है। तो जो पराली होता है, लेफ्ट आउट सब्सटेंस, रेसिड्यू सब्सटेंस, चावल का जो मैंने आपको बताया, पैडी का, तो वो जब जलता है, उसे उसे जब किसान अपने खेतों में जला देते हैं, तो वो जलने के बाद कार्बन के फॉर्म में हवा में उड़ता है। तो जो बड़े बड़े कंपोनेंट्स होते हैं, बड़े बड़े उसके पार्टिकल्स होते हैं, वो तो थोड़ी देर में, आधे घंटे में, 1 घंटे में या 2 घंटे में वो आसपास के एरिया में गिर जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, वो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते। मगर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वीडियो के स्टार्टिंग में भी मैंने आपको एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की थी, कार्बन सूट। तो जो वो बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो हमें अपने आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप और दूसरे इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, और वो हमें इन जनरल ऐसे दिखाई नहीं देते, तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। वो कार्बन पार्टिकल्स कहलाते हैं कार्बन सूट।
तो वही कार्बन सूट जब जलता है उस रेसिड्यू के कारण, पराली के कारण, तो जलने की वजह से वो हवा में मिक्स हो जाता है। यानी ठंड के मौसम में ऑलरेडी हवा की डेंसिटी ज़्यादा है, हवा का घनत्व ज़्यादा है, प्लस उसमें मिक्स हो गया कार्बन सूट जो कि खेतों से निकली हुई पराली के जलाने की वजह से आया। प्लस उसमें आप और प्लस कर दीजिए जो दिल्ली की पॉपुलेशन है, नेशनल रीजन की भी, एनसीआर की भी, एनसीटी की भी, यानी दिल्ली एनसीटी की भी पॉपुलेशन प्लस दिल्ली एनसीआर की पॉपुलेशन, दोनों को आप प्लस कर दीजिए और उनके व्हीकल्स को भी प्लस कर दीजिए, क्योंकि यही सेम कार्बन सूट उनके व्हीकल से जो एमिशंस होते हैं उससे भी निकलता है, सेम यही कार्बन। तो वो कार्बन सूट जो खेतों से निकला प्लस दूसरा कार्बन सूट, वही कार्बन के काले काले कंपोनेंट्स जो इनविजिबल होते हैं, हमें दिखते नहीं हैं, मगर गाड़ियों से निकलते हैं धुएं के रूप में, और वो हवा में मिक्स हो जाते हैं। इसकी वजह से हवा की डेंसिटी और ज़्यादा हो गई, मतलब पहले से तो ज़्यादा थी ही ठंड की वजह से। दूसरा रीज़न हो गया पराली, तीसरा रीज़न हो गया व्हीकल्स। व्हीकल्स दिल्ली में बहुत ज़्यादा हैं। अगर दिल्ली में कोई एक फैमिली रह रही है, वो 4 लोग हैं, 4 के चारों कमा रहे हैं, तो चारों के पास आप नोटिस करेंगे कि व्हीकल है। अगर उनके पास 2 कार हैं तो 4 उनके पास टू व्हीलर्स होंगी। और इसी की वजह से जो एमिशंस हो रहे हैं, जो वहाँ व्हीकल से जो पॉल्यूशन हो रहा है, वो भी एक सब्सटेंशियल अमाउंट में होता है, एक बहुत बड़े अमाउंट में होता है। इसकी वजह से भी बहुत सारा पॉल्यूशन क्रिएट होता है और हवा की डेंसिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर उसमें और प्लस कर दीजिए वहाँ दिल्ली में रहने वाले लोग जो एसी, एयर कंडीशनर यूज़ करते हैं। अब दिल्ली में ऑलरेडी मैंने बताया कि डेंसिटी बढ़ गई है हवा की, ठंड की वजह से कार्बन सूट उसमें आ गया, पराली की वजह से, व्हीकल्स की वजह से, और उसमें ऐड कर दीजिए एयर कंडीशनर से निकलने वाले सीएफसीज, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, एयर कंडीशनर से भी, और रेफ्रिजरेंट्स। हर घर में आपको रेफ्रिजरेटर मिल जाएगा और उससे निकलने वाली जो सीएफसीज हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, इन सारी चीज़ों को आप प्लस करते जाइए और इक्वल टू में उस तरफ आप देखेंगे कि दिल्ली की जो हवा है, पूरा का पूरा दिल्ली का एरिया, एनसीआर एरिया, दिल्ली का नेशनल कैपिटल रीजन एक गैस चैम्बर में कन्वर्ट हो जाता है। यानी वहाँ अगर आप निकलेंगे, वहाँ आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आज फॉगी वेदर है, आज पूरा का पूरा फॉग छाया हुआ है, बट एक्चुअल में वो फॉग नहीं है, वो है यही धुआं, यही कार्बन सूट, यही पराली और यही व्हीकल्स से निकला हुआ धुआं, यही कार्बन, सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यही सारे के सारे पॉल्यूटेंट्स। और ये सारे के सारे पॉल्यूटेंट्स वहाँ छा जाते हैं दिल्ली में आसपास, एक धुंध सा बना लेते हैं, एक फॉग टाइप का बना लेते हैं, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। मगर जो सबसे हैरान करने वाली बात है, सबसे ज़्यादा नाम आता है पराली का। सिर्फ पराली नहीं है, दूसरे 3-4 रीजंस भी मैंने आपको बताए हैं, तो सिर्फ पराली की वजह से ऐसा नहीं होता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन, जो फोरमोस्ट सॉल्यूशन, ये माना जाता है कि बारिश हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर फॉग की तरह ये छाया हुआ है आपके एनवायरनमेंट में, आपकी हवा में, आपके आसपास, आपके सराउंडिंग में, तो अगर बारिश हो जाती है तो ये सारा का सारा जो पॉल्यूशन है, पॉल्यूटेंट्स हैं, ये सेटल डाउन हो जाएंगे। यानी हवा में जो ऑलरेडी नमी है, हवा में डेंसिटी ज़्यादा है, हवा भारी हो चुकी है, तो अगर बारिश होती है तो ये सारे के सारे पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो बारिश की बूंदों में चिपक के नीचे ज़मीन में आ जाएंगे। और जैसे ही ये ज़मीन में आएंगे तो हवा एज इट इज़ फिर से क्लीन हो जाएगी, और वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ के आसपास का एरिया फिर से क्लीन हो जाएगा, और फिर से वहाँ के लोग चैन की सांस ले पाएंगे। तो एक प्राइमरी सॉल्यूशन तो ये हो गया। तो आपने अक्सर देखा होगा कि दिल्ली में एंटी स्मॉग गन यूज़ की जाती हैं, उसमें पानी का फव्वारा बहुत ही पतले रेशियो में, एक ड्रिजल की तरह, एक मिस्ट की तरह छोड़ दिया जाता है मशीन के थ्रू, और वो कोशिश करता है कि इस फॉग को नीचे लाए, सेटल डाउन करे, और लोगों को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम से, पर इस परेशानी से थोड़ा बहुत उनको राहत मिले। मगर ये एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है। इसके लिए जो परमानेंट सॉल्यूशन है वो एक साइंटिफिक मेथड हमें ढूंढना होगा पराली के लिए। दूसरा, व्हीकल्स में जो पॉल्यूशन निकल रहा है उसके लिए, यानी एमिशन नॉर्म्स। ऑलरेडी हम BS6 में है, भारत स्टेज 6 में एमिशन नॉर्म्स को हम फॉलो कर रहे हैं, उस पर हमें और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, तो उसे भी और सुधार करना पड़ेगा। और तीसरी चीज़, जो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पॉलिसी है, यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अगर यूज़ करने के लिए हम दिल्ली के लोगों को, या हर जगह के लोगों को, सिर्फ दिल्ली के ही क्यों, पूरे इंडिया में ही पॉल्यूशन है, तो अगर हम लोगों के माइंडसेट में ऐसा कुछ बना देते हैं कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट व्हीकल कम यूज़ करिए, तो ये भी एक अल्टरनेटिव बन सकता है। क्यों? क्योंकि जो दिल्ली मेट्रो है उसको जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है, तो उसमें से एक मेजर चंक आता है मध्य प्रदेश के रीवा से। मध्य प्रदेश के रीवा में एक 750 मेगावाट का बहुत बड़ा सोलर पावर प्लांट बनाया गया है, और उस सोलर पावर प्लांट से क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी सप्लाई की जाती है दिल्ली मेट्रो को। यानी दिल्ली मेट्रो इतना ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं फैलाती है। तो अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने के लिए
आम जनता को, वहाँ के लोगों को और बाकी वहाँ के जो वर्कर्स हैं, जो ऑफिस जा रहे हैं, जो प्राइवेट कंपनीज में काम कर रहे हैं, उन सबको अगर आप इस तरह की कोई पॉलिसीज लेके आते हैं कि अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे, आप मेट्रो यूज़ करेंगे, तो आपको ये डिस्काउंट प्राइस में मिलेगा, जैसे कि महिलाओं के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने किया है फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट पॉलिसीज। ठीक उसी प्रकार से अगर कंपनीज इनिशिएटिव लेती हैं या कॉरपोरेट इनिशिएटिव लेते हैं या गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती है कि आप हमारे एम्प्लॉय हो, आप डिफेंस सर्विसेज में हो, तो अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हो तो आपको हम एक 500 रुपीज़ का या 1000 रुपीज़ का बोनस देंगे या वॉट एवर, कुछ इस तरह की पॉलिसीज़ के साथ अगर गवर्नमेंट आती है तो ये इस तरह की प्रॉब्लम से हमें थोड़ी बहुत राहत देखने को मिलेगी। अदरवाइज सिर्फ ये कह देने से कि पराली जलाने की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, तो पराली बस इसका एक रीज़न नहीं है, और भी बहुत सारे रीज़न हैं। और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ अगर हम बात करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ रीजंस ढूंढे, ऐसे रीजंस जिससे ये परमानेंटली सॉल्व हो सके, ये प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्व हो सके, तो हमें फार्मर्स के लिए भी कोई अल्टरनेटिव ढूंढ के देना होगा। क्यों? क्योंकि वो जो रेसिड्यू लेफ्ट आउट रह जाता है, उसको जब किसान वहां से हटाएगा अपने खेतों से, तभी वो वहां दूसरी फसल बो पाएंगे। और उसको अगर हम ये कहें कि किसान खुद से ये करे, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत महंगी मशीनरी आती है जो उसको कट करेगी, उस पराली को वहां से कट करेगी और हटाएगी, और किसानों के लिए ये काफी महंगा है। यानी सीबीए करें अगर, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, की किसान ये खुद से करे, तो ये थोड़ा सा महंगा पड़ जाएगा। यानी ऑलरेडी किसान मौसम की मार झेलता है, महंगाई की मार झेलता है, उसके साथ साथ जो इलेक्ट्रिसिटी कभी कभी ब्रेकडाउन हो जाता है या शॉर्ट सर्किट हो गया, उसकी वजह से फसल जल जाती है, यानी ऑलरेडी किसान बहुत कुछ झेल रहा है। उसमें से भी हम उसे ये कहते हैं कि दिल्ली में बहुत पॉल्यूशन फैल रहा है, इस वजह से तुम खेती करना ही बंद कर दो या पराली ही मत जलाओ। क्योंकि अगर वो नहीं करेगा, अगर वो उस रेसिड्यू को वहां से नहीं हटाएगा, तो गेहूं की बुवाई नहीं हो पाएगी, यानी खरीफ क्रॉप के बाद रबी क्रॉप की क्रॉपिंग नहीं हो पाएगी। इसलिए वो जल्दीबाजी में जल्दी जल्दी हटाने के चक्कर में ऐसा उन्हें करना पड़ता है, और दूसरा अल्टरनेटिव भी नहीं है उनके पास। क्यों? क्योंकि अगर वो खुद से मशीनरी लगाते हैं, खुद से उस रेसिड्यू को हटाते हैं, तो उनको खुद को भी बहुत महंगा पड़ता है। 1 एकड़ में अगर हम हार्वेस्टिंग करते हैं, यानी खेतों की कटाई करते हैं, तो ऑलमोस्ट 1500 से 2000 रुपए लग जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से उस पराली को हटाने में भी लगेगा। तो ये, इस पे गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए, और हमारे साइंटिस्ट को भी इस पे कोई सोल्यूशन लेके आना चाहिए। तो कंक्लूजन में आते हैं कि फाइनली करना क्या चाहिए। तो सिर्फ किसान के मत्थे, किसान के ऊपर ये ठिकरा फोड़ देने पे काम नहीं चलेगा कि सिर्फ पराली की वजह से है। हमें एक अवेयरनेस फैलानी होगी, गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना होगा कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कीजिए, और एमिशन नॉर्म्स को हम बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा, हमें भी और गवर्नमेंट को भी ये स्ट्रिक्टली अप्लाई करना होगा कि ऐसे फ्यूल्स जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, बहुत ज़्यादा कार्बन सूट जिनसे निकलता है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाते हैं, उन्हें वो बैन कर दें या कम कर दें उनका यूज़। जैसे इथेनॉल ब्लेंडिंग हो गया, ये कुछ कुछ अल्टरनेटिव धीरे धीरे लेके आ रहे हैं, बट ये फेज मैनर में धीरे धीरे हमें देखने को मिलेगा कि पॉल्यूशन कम कर पाएगा। और गवर्नमेंट को एक कंपनसेटरी फॉर्म में जनता के लिए, वहाँ की लोगों के लिए, रेसिडेंट्स के लिए कुछ सब्सिडी स्कीम भी लेके आनी चाहिए कि अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे तो हम आपको कम बजट में या सस्ती कीमतों में हम आपको ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे। तो कुछ इस प्रकार के सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। अदरवाइज सिर्फ चिल्लाने से या बोलने से, कि सिर्फ किसानों के ऊपर चिल्लाने से ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि किसान हमारे अन्नदाता हैं, और उन्हीं की वजह से हम खा पी रहे हैं और जी पा रहे हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। आपको दूसरे टॉपिक्स में जो वीडियो चाहिए होंगे आप बताइएगा, मैं उस पर बनाने की कोशिश करूंगा। ये वीडियोस एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे एमपीपीएससी की। एमपीपीएससी में भी अगर यूनिट 3 में आप जाएंगे, मेंस यूनिट 3 में जो जनरल साइंस वाला पार्ट है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी वाला पार्ट है, वहाँ से भी ये चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है। पेपर 3, सॉरी मेंस का पेपर 3, मेंस के पेपर 3 में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ज्योग्राफी का जो डिजास्टर मैनेजमेंट वाला पार्ट आता है, उसमें ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इससे रिलेटेड आपको जो भी वीडियो चाहिए होंगे आप बताइएगा, मैं बनाने की कोशिश करूंगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।